देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,61,000 मामले सामने आए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार ये चौथा दिन है जब 2 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं कोरोना के। देश में पिछले 24 घंटे में 2,61,000 मामले कोरोना के सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। देश में 1,501 लोगों की कोरोना से जान चली गई। ये लगातार कोरोना का जो दूसरी लहर है उसका कहर देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,61,000 मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में देश भर में 1,501 लोगों की जान चली गई कोरोना से। लगातार कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। 2 लाख से ऊपर मामले सामने आ रहे हैं। अब पिछले 24 घंटे की अगर बात कर लें तो 2,61,000 मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,61,000 मामले, 2,61,500 मामले देश भर में सामने आए। लगातार चौथे दिन 2 लाख से ज्यादा केस मिले हैं देश भर में। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1,501 संक्रमितों की कोरोना के चलते मौत हो गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना का संक्रमण किस तरह से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,61,000 मामले सामने आए। अगर सही पूरे आंकड़ों की बात करें तो 2,61,500 का ये आंकड़ा है जो कोरोना संक्रमित मरीजों का पिछले 24 घंटे में देश भर में सामने आया है। लगातार ये चौथा दिन है जब देश में 2 लाख से ज्यादा केस कोरोना के मिले हैं, जबकि मौत की अगर बात करें तो 1,501 लोगों की कोरोना के चलते जान गई है पिछले 24 घंटे में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना की ये दूसरी लहर देश भर में कहर बरपा रही है। पिछले 24 घंटे में 2,61,500 मामले सामने आए हैं कोरोना के, जबकि 1,501 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई। ये चौथा दिन है, लगातार चौथा दिन जब 2 लाख से ज्यादा केस कोरोना के देश भर में सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें, ये हम आपको कोरोना का ग्राफ बता रहे हैं। आज 18 अप्रैल है, 2,61,000 के पार आंकड़े हैं। 17 अप्रैल को 2,34,000 के पार था ये कोरोना का आंकड़ा। 16 अप्रैल को 2,17,000 से ज्यादा था कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जो 24 घंटे में आया था। लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बीते 3 दिनों का कोरोना मीटर हम आपको दिखा रहे हैं। आज 18 अप्रैल है और आज 2,61,500 कोरोना के मरीज सामने आए हैं। 17 अप्रैल को 2,34,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए थे, जबकि 16 अप्रैल को 2,17,000 के पार ये आंकड़ा था। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2,61,000 मामले सामने आए। अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अविनाश, लगातार चौथा दिन है आज और आज भी 2 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। 2,61,500 मामले सामने आए। अब ये रफ्तार कहां जाकर रुकेगी अविनाश? देखिए कौशल, अगर बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, इसके अलावा तमाम सारी राज्य सरकारें इस बात को लेकर चिंतित कैसे संक्रमण को रोका जाए। लेकिन फिलहाल संक्रमण रुकता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि आज इस तरीके से 2,61,500 मामले आए और 1,501 लोगों की बीते 24 घंटे में मौत हुई, जो वाकई में चिंताजनक है। और देश में अगर बात करें तो पिछले इतने दिनों में लगातार इतने केसेस नहीं आ रहे थे और एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो 18,01,316 पहुंच गई है। इतने ज्यादा एक्टिव केसेस हो गए हैं, इसीलिए स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार चरमरा गई, क्योंकि काफी ज्यादा लोग हैं जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, आईसीयू की जरूरत पड़ रही है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। लिहाजा इसीलिए अब वैकल्पिक सुविधाएं भी तैयार की जा रही है जिससे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इलाज दिया जा सके। लेकिन फिलहाल जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं 30 अप्रैल तक इसी तरीके से केस आएंगे। 30 अप्रैल के बाद थोड़ा पीक डाउन होना शुरू होगा। तो 30 अप्रैल तक ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कितने कितने केसेस आते जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में उम्मीद जताई जाएगी और भी ज्यादा केसेस आने का अनुमान है, क्योंकि कई सारे विशेषज्ञों ने कह दिया है कि 3 लाख तक केस आने के भी अनुमान है, 3 लाख केस भी आ सकता है। तो लिहाजा ऐसे में जिस तरीके से तमाम सारी जो घोषणाएं हैं, जो तमाम सारी सुविधाएं की जा रही है, वो भी कम पड़ रहे हैं। और लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय चिंता जाहिर कर रहा है, लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है, सुरक्षित रहने की अपील कर रहा है। वहीं कई सारे विशेषज्ञ हैं लगातार कंप्लीट लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन लग रहा है, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन को नाकाफी बता रहे हैं। अब देखना यह है कि किस तरीके से आगे प्रधानमंत्री कार्यालय, स्वास्थ्य मंत्रालय इसको टैकल करता है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री
मंत्री ने भी बैठक की थी और लगातार सभी अधिकारियों से कहा था कि टेस्टिंग करें, ट्रैकिंग करें और ट्रीटमेंट करें, यही एक बचाव है कोरोना संक्रमण से। लेकिन फिलहाल वो तीनों धरे के धरे दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। अविनाश, अगर जिस तरह से बात हो रही है कि ट्रैकिंग करें और ये ट्रेस करें कि कौन कहां संक्रमित है, कहां पहुंचा है, तो कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बेपरवाह हो गए थे लोग, बिना मास्क के घूम रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नाम नहीं था, साप्ताहिक बाजारों में मेला उमड़ रहा था लोगों का। ऐसे में ये बहुत दूर की कौड़ी नजर नहीं आ रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये 2,61,000 के इस तरह के आंकड़े लगातार सामने आएंगे। क्योंकि कौशल अगर बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था को यह समझा जा सकता है कि गौतम बुद्ध नगर में सरकारी जो क्षमता है एक दिन की 2200 RT-PCR टेस्ट करने की केवल है, जबकि लोगों की जो भीड़ है वो 10,000 5,000 से ऊपर उमड़ रही है। लोगों का टेस्ट नहीं हो पा रहा है, वेटिंग मिल रही है उनको 3-3 4-4 दिन 5-5 दिन की वेटिंग मिल रही है टेस्टिंग के लिए, और ऐसे ना जब तक उनका टेस्ट नहीं हो रहा है वो बाजार में घूम रहे हैं, उनसे और ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। जो प्रधानमंत्री ने कहा कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और इसके अलावा फिर जो है इलाज के लिए, वो फिलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि लगातार ट्रैकिंग नहीं हो पा रही और टेस्टिंग भी नहीं हो पा रही। जो लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं उनकी भी टेस्ट नहीं हो पा रही, उनको भी वेटिंग दिया जा रहा है। इसलिए सुविधाओं को लगातार बढ़ाने के लिए तमाम सारे लोग मांग कर रहे हैं। जब तक लगातार टेस्टिंग ज्यादा नहीं बढ़ेगी, टेस्टिंग क्षमता नहीं बढ़ेगी, तब तक किसी भी चीज को ट्रैक तो क्या माना जाए, क्या लैब और बढ़ाई जा सकती है, प्राइवेट हो या सरकारी लैब हो? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो कई सारी राज्य सरकारों ने अपने यहाँ प्राइवेट लैब को कहा है कि और ज्यादा मशीनें मंगाएं, जिससे कि टेस्टिंग सुविधा भी बढ़ जाए। नोएडा के डीएम ने भी आदेश दिया तमाम सारे प्राइवेट लैब को कि अपने यहाँ और ज्यादा मशीन मंगवाएं, जिससे कि टेस्टिंग सुविधाएं बढ़ सके। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारी के लिए। और उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले यूपी के वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है। वाराणसी में बेकाबू हो रहे कोरोना को लेकर एक्शन में है पीएम मोदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाराणसी में बेकाबू हो रहे कोरोना को लेकर पीएम मोदी एक्शन में। सुबह 11 बजे वाराणसी के कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समीक्षा बैठक में वाराणसी के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। यूपी स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो वाराणसी में जो सूरत हाल है कोरोना संक्रमण का, इसको लेकर अब पीएम मोदी भी एक्शन में आ गए हैं और सुबह 11 बजे वाराणसी में कोरोना का जो संक्रमण है उसको लेकर पीएम मोदी समीक्षा बैठक करेंगे। इस समीक्षा बैठक में वाराणसी के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और उत्तराखंड में कोरोना के कहर की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में कोरोना के चलते बोर्ड परीक्षाएं प्रभावित हो गई हैं। 10वीं क्लास की परीक्षा रद्द कर दी गई है, जबकि 12वीं क्लास की परीक्षा 1 जून तक स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं, कोरोना के चलते बोर्ड परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं। 10वीं क्लास की परीक्षा रद्द कर दी गई है, जबकि 12वीं की परीक्षा को 1 जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कोरोना काल में लगातार दूसरी बार स्थगित की गई हैं परीक्षाएं। ज्यादा जानकारी के साथ विनोद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए देहरादून से। सीधे रुख करते विनोद का। विनोद, कोरोना काल में यह दूसरी बार हुआ है जब परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, लेकिन 12वीं की परीक्षा को 1 जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कितना बड़ा ये संकट है शिक्षा व्यवस्था के लिए, बच्चों का जो भविष्य है उस पर कितना बड़ा संकट है, लेकिन ये एहतियात के तौर पर जो कदम उठाया गया है, इसको लेकर विस्तार से जानकारी दीजिए। कौशल, देखिए, इस बार दूसरी बार 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं प्रभावित हुई है और कोविड के जिस तरह से उत्तराखंड में मामले बढ़ रहे हैं, कल करीब 2700 ज़्यादा मामले उत्तराखंड में आए हैं, 37 मौत हुई है। उसको देखते हुए अब राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है और जो 12वीं की परीक्षा है वो स्थगित कर दी गई है। 12वीं की परीक्षा कब होगी उसके बारे में अभी कोई जानकारी शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की ओर से नहीं दी गई है, लेकिन दूसरी बार ये दोनों ही परीक्षाएं प्रभावित हुई है। अब लगातार उत्तराखंड में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए अलग अलग शेड्यूल तैयार किया गया है कि जो 10वीं की परीक्षा है उसको तो रद्द कर दिया गया है, यानी जो जितने भी परीक्षार्थी थे उनकी 9वीं की जो अंक तालिका है उनके आधार पर ही उनको पास कर दिया जाएगा। 10वीं का परीक्षा पूर्ण रूप से रद्द कर दी गई है और ऐसे में जो 12वीं की परीक्षा मई में होनी थी उसको स्थगित कर दिया गया है। और शिक्षा मंत्री ने खुद ये बताया कि जैसे ही स्थिति कोविड काल से सामान्य स्थिति में पहुंचेगी उत्तराखंड में, तो उसके बाद में ही जानकारी दी जाएगी आखिरकार 12वीं की परीक्षाएं कब कराएं। लेकिन यह बड़ा एक फैसला है। अब जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में कोविड के केसेस आ रहे हैं, लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि 10वीं की परीक्षा रद्द और 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। कौशल,
बिल्कुल, तो ये बड़ा फैसला लिया गया है। 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, 12वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री से क्या बात हो पाई है, उनका क्या कुछ कहना है, क्या और कुछ बदलाव हो सकते हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए? जी 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 कौशल, देखिए शिक्षा मंत्री ने खुद यही माना है कि लगातार दूसरी बार ये दोनों ही परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ तो नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले अगर चिंता जरूर है, चिंता इस बात की है कि बच्चों को सुरक्षित कैसे रखा जाए। परीक्षा लगातार बाद में भी होती रहेंगी, लेकिन ठीक उससे पहले बच्चों का भविष्य, बच्चों की जान सुरक्षित रहे, उसी बात को लेकर शिक्षा मंत्री ने बात की है। और राज्य सरकार ने जिस तरह से आज बड़ा फैसला लिया है कि होने वाली जो मई में दोनों परीक्षा होनी थी, जिसमें 10वीं की परीक्षा है, 12वीं की परीक्षा है, 10वीं की परीक्षा को तो रद्द कर दिया गया है, 12वीं की परीक्षा पूर्ण रूप से अभी स्थगित कर दी गई है। और जैसे ही स्थिति उत्तराखंड में सामान्य होगी तो उसके बारे में जानकारी जरूर बाद में देंगे शिक्षा मंत्री, लेकिन उससे पहले बढ़ते केसेस के आधार पर अभी ये बड़ा फैसला राज्य सरकार का है कि और जिस तरह से CBSE की परीक्षाएं होनी थी उनके तर्ज पर ही अब उत्तराखंड बोर्ड की जो परीक्षा है उनके आधार पर ही बिल्कुल, तो ये बड़ा फैसला है राज्य सरकार का। विनोद, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन ये बड़ा फैसला बच्चों को ध्यान में रखते हुए लिया है राज्य सरकार ने, क्योंकि कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। उत्तराखंड में शनिवार को रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के 2757 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 37 लोगों की जान चली गई। प्रदेश में अभी तक आए कुल कोरोना के मामले 1,21,403 हो गए। उत्तराखंड में अभी भी कोरोना के 15,386 एक्टिव केस हैं। हालांकि रिकवरी रेट बढ़कर 83.74% हो गया है। तो उत्तराखंड में रिकॉर्ड तोड़ रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में 2,757 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 37 लोगों की जान चली गई। तो देवभूमि में कोरोना के मामले रफ्तार पकड़ चुके हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जब कोरोना के मामले ना बढ़ रहे हो। साथ ही हर दिन कोरोना की वजह से मौतें भी हो रही हैं। उत्तराखंड में कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है। अब तक हर दिन 2000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना की कहर को देखते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने सख्त आदेश दिया है कि कोविड की गाइडलाइंस का पालन न करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। जो भी राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसका अक्सर से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। हमने इन्फोर्समेंट का लेवल बढ़ा दिया है। प्रतिदिन हमारे 7-8 हज़ार चालान अब हो रहे हैं, जुर्माना वगैरह लगाया जा रहा है। 1 लाख से अधिक हो चुका है टोटल दूसरे फेज में, जो 24 मार्च से शुरू हुआ है। और इसी तरह से जो बॉर्डर पे सभी जगह चेक पोस्ट स्थापित कर दी गई हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून में 34 कंटेनमेंट जोन बनाए गए, जिसमें पूरी तरह लॉकडाउन किया गया है। जो रिस्ट्रिक्शंस बढ़ी हैं उनको लेकर के लगातार चेकिंग करना, अवेयर करना और उस पर कार्रवाई करना, जाहिर सी बात है चुनौती तो है, लेकिन उसके लिए जो है फोर्स डिप्लॉय किया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर में सूबे की राजधानी देहरादून में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। जिस रफ्तार से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और बढ़ने वाला है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड में कोविड-19 की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने एसओपी जारी की है। साथ ही नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस को निर्देश भी दिया है। अब उत्तराखंड में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा देहरादून नगर निगम क्षेत्र में शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। साथ ही जिम, सिनेमा घरों और रेस्टोरेंट में 50% लोग ही आ सकेंगे। तो वहीं कोचिंग सेंटर पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके अलावा स्विमिंग पूल और स्पा सेंटर भी बंद रहेंगे। सीधा रुख करते हैं देहरादून से हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, ये जो एसओपी जारी की है, शनिवार और रविवार को देहरादून नगर निगम क्षेत्र में साप्ताहिक बंदी रहेगी, तो क्या फिर से वो तस्वीरें देखने को मिलेंगी जब सैनिटाइजेशन होगा पूरे राजधानी में? कई और जिलों में भी सैनिटाइजेशन किया जा सकता है। कर्फ्यू का वक्त भी कर दिया गया है रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक, क्योंकि संक्रमण का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 2700 से ज्यादा मामले सामने आ गए। जी जी कौशल, देखिए जैसे जैसे कोविड के मामले अब उत्तराखंड में एक बार फिर से उछाल ले रहे हैं और बढ़ती संख्या में लगातार मामले सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे राज्य सरकार ने सख्ती बरतना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में अब 2 दिन यानी देहरादून में शनिवार और रविवार को साप्ताहिक कर्फ्यू रहेगा, कोविड कर्फ्यू रहेगा। और उसके बाद अगर ठीक करें पूरे प्रदेश में जो रविवार का दिन होगा उसमें कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा, यानी साप्ताहिक बंदी रहेगा। और तमाम एसओपी राज्य सरकार ने दी है। लेकिन एसओपी बताने से पहले ठीक मैं आपको राजधानी देहरादून की तस्वीरें दिखाता हूँ। ये घंटाघर क्षेत्र है जहाँ आप देख सकते हैं कि आज पूर्ण रूप से कोविड
कर्फ्यू है। और क्योंकि आदेश कल ही हुए थे, यानी शनिवार और रविवार, जो प्रत्येक आने वाले शनिवार और रविवार होंगे, उसमें राजधानी देहरादून में कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा, यानी 2 दिनों के लिए है। और ठीक आप मेरे सामने देख पा रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें यहाँ पर वाहनों की लग रही है। आवश्यक सेवा, आवश्यक चीज़ें खरीदारी करने वाले लोगों को ही अनुमति दी गई है, लेकिन अनावश्यक रूप से लोग घर से बाहर भी निकल रहे हैं। ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिली, जो लोग जो फालतू बिल्कुल, तो लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों से देखा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन सख्ती बरतता हुआ नजर आ रहा है। चेकिंग की जा रही है, बैरिकेडिंग की गई है, और जो कोरोना कर्फ्यू है उसका सही से लोग पालन करें, उसकी तस्वीरें ये हमने आपके जरिए देखी। बहुत शुक्रिया विनोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए कर्फ्यू लगाया गया। वहीं रुड़की में भी कर्फ्यू का असर देखने को मिल रहा है। हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बेहद कम है। बाजार पूरी तरह से बंद दिखे। बस डिपो पर कर्फ्यू के चलते यात्री परेशान नजर आए। बसों में सवारियों को इंतजार करना पड़ रहा है। परीक्षा देने वाले छात्र भी परेशान हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर जोशीमठ से आ रही है, जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसा हुआ है और इस सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। जोशीमठ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दर्दनाक सड़क हादसा है, इसमें 5 लोगों की मौत हुई है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा हुआ। तो 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए। इस सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह सड़क हादसा हुआ है। जोशीमठ से यह बड़ी खबर। सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बदल गया है। अप्रैल में भी बर्फबारी जारी है। हेमकुंड यात्रा के पड़ाव घांघरिया में भारी बर्फबारी हुई है और बद्रीनाथ में भी जबरदस्त बर्फ पड़ी है। तस्वीरें देखिए, ये बद्रीनाथ धाम की, जहां पर बर्फबारी लगातार जारी है। हेमकुंड यात्रा के पड़ाव घांघरिया में भी बर्फ पड़ी है। बद्रीनाथ में भी जबरदस्त बर्फ पड़ी है। अप्रैल महीने में ये बर्फबारी। तस्वीरें बद्रीनाथ धाम की, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अप्रैल में मौसम का अनोखा नजारा। हेमकुंड यात्रा के पड़ाव पर बर्फ पड़ी है, बद्रीनाथ धाम में बर्फ पड़ी है। ये तस्वीरें आप देखिए। तो अचानक से मौसम बदल गया है उत्तराखंड में। एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ अब बर्फबारी ने मौसम को बदल दिया है। विकासनगर के त्रिउणी तहसील के ऊंचाई वाले इलाकों में ओलावृष्टि से फसलें तबाह हो गई। शनिवार शाम ओलावृष्टि से बागवानी और कृषि को भारी नुकसान हुआ है। सेब के पेड़ों पर आए नए फूल भी बर्बाद हो गए। मटर और टमाटर की खेती भी बर्बाद हो गई। ये ओलावृष्टि की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम विकासनगर से। कितनी तेज ये ओले पड़ रहे हैं, इससे फसल को भारी नुकसान हुआ है। ये देखो, ये यहाँ दिख रहा है। बात कर लेते हैं जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी की, जिन्होंने पीएम मोदी की अपील के बाद कुंभ समापन की घोषणा की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारत की जनता और उसकी जीवन रक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हमने विधिवत कुंभ के आवाहन समस्त देवताओं का विसर्जन कर दिया है। जूना अखाड़ा की ओर से यह कुंभ का विधिवत विसर्जन समापन है। हालांकि सिर्फ निरंजनी और जूना अखाड़े ने कुंभ की समाप्ति की घोषणा की है। तो जो ट्वीट किया स्वामी अवधेशानंद गिरी जी ने, वो हम आपको दिखा रहे हैं। कुंभ समाप्ति की घोषणा के बाद उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि लोगों की सुरक्षा, उनकी रक्षा उनकी पहली जिम्मेदारी है और उन्होंने समस्त आवाहित देवताओं का विधि के साथ विसर्जन कर दिया है। महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाकुंभ को लेकर की गई संतों से अपील का बड़ा असर भी हुआ। कई अखाड़ों के संतों ने पीएम मोदी की अपील का स्वागत किया है और महाकुंभ को प्रतीकात्मक मनाने की बात कही है। बैरागी अखाड़ों के संतों ने पीएम मोदी की अपील को स्वागत योग्य जरूर बताया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कुंभ प्रतीकात्मक नहीं हो सकता। कुंभ प्रत्यक्ष रूप से ही मनाया जा सकता है, क्योंकि भगवान प्रत्यक्ष होते हैं।
मां गंगा प्रत्यक्ष है, इसलिए बैरागी अखाड़े कुंभ को प्रतीकात्मक ना मनाकर प्रत्यक्ष रूप में ही मनाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और जो राज्य सरकार के जो है मुखिया, मुख्यमंत्री और यहाँ के प्रशासन सबकी बातों को ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ की जो है कुंभ मेले का जो गाइडलाइन है उसके नियमों का पालन हम लोग करेंगे और सबसे अनुरोध करेंगे कि जो है जब बीमारी है तो इसमें कम से कम पब्लिक जुड़े। पंकज राणा हमारे संवाददाता हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज का रुख करते हैं। पंकज, जूना अखाड़े ने कुंभ के समापन को कर दिया है विधिवत रूप से और स्वामी अवधेशानंद ने इसकी जानकारी भी दे दी ट्वीट करके, लेकिन बैरागी अखाड़े कह रहे हैं कि कुंभ प्रतीकात्मक नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष रूप से ही होगा। तो क्या माना जाए 27 तारीख को एक बार फिर जो संतों का रेला है वो देखा जाएगा। ऐसे में अब जिला प्रशासन की क्या जिम्मेदारी बन जाएगी, कितनी चुनौती उनकी बढ़ जाएगी कि कोविड गाइडलाइंस का पालन भी कराया जाए, क्योंकि ज्यादातर संत भी कोविड गाइडलाइंस का पालन करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल कौशल, देखिए हरिद्वार में अगर बात की जाए तो यहाँ कुंभ लगभग समाप्ति की ओर है, क्योंकि जिस तरह से आज लॉकडाउन किया गया है और सरकार जिस तरह से पाबंदी अब लगा रही है तो कुंभ अब सिर्फ पूरी तरह से अब समापन की ओर ही है। सिर्फ इसका औपचारिक ऐलान किया जाना है और दूसरी तरफ बैरागी अखाड़े के भी 27 तारीख का स्नान करते हैं, शाही स्नान करते हैं। मेला प्रशासन ने उनसे अपील की है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद बैरागी संत भी अब इस बात को मान रहे हैं कि इसको अब बहुत कम संख्या में ही मनाया जाए। हालांकि वो ये बात कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष तौर पर ही वो महाकुंभ का 27 तारीख का स्नान करेंगे, लेकिन उन्होंने ये बात कह दी है कि अब उनके जो महामंडलेश्वर हैं, उनके जो संत हैं, बहुत कम संख्या में शाही स्नान करेंगे क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है। और उन्होंने तमाम जो अनुयायी हैं, तमाम जो जनता है, उनसे भी अपील की है कि कम से कम संख्या में यहाँ आए और कम से कम संख्या में ही आकर स्नान करें। तो ये माना जाए 27 तारीख का जो शाही स्नान होगा वो फॉर्मेलिटी के तौर पर ही कराया जाएगा। तमाम अखाड़ों ने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया है। जूना अखाड़े की कल बैठक हुई थी, उनके जो राष्ट्रीय संरक्षक हैं हरिगिरी महाराज, उन्होंने सबके साथ बैठक करके ऐलान कर दिया है कि कुंभ का विधिवत समापन हो जाए। तो अभी कह सकते हैं निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और जूना अखाड़े ने और एक किन्नर अखाड़े ने कुंभ की विधिवत समापन की घोषणा कर दी है। अब बैरागी अखाड़े बचे हैं, महानिर्माणी अखाड़ा बचा है, उसके बाद बड़ा उदासीन अखाड़ा बचा है। ये अखाड़े बचे हैं जिसकी तरफ से ऐलान होना बाकी है। तो संभव से माना जा रहा है कि बहुत जल्द अभी इसको प्रत्यात्मक रूप में मनाने की बात कह देंगे और संभव से माना जा रहा है शाही स्नान जो 27 तारीख को होगा तो बैरागी अखाड़े के जो संत हैं वो कम संख्या में ही जाएंगे, लेकिन शाही स्नान को प्रत्यक्ष रूप से ही मनाएंगे, प्रतीकात्मक कुंभ नहीं मनाएंगे। बहुत शुक्रिया पंकज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।